हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। मैं सूरज वर्मा आज आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहे हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब है पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब है विकास क्रम। किस किस समय पर कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या चीज़ें उसमें डेवलप की गई, क्या नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उस टेक्नोलॉजी में क्या खास बातें थी कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के बदलाव किए गए। उन्हीं बदलाव के बारे में आज हम इस जनरेशन में कुछ जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पहले से ही जनरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। जो पॉइंट है जिसमें आप देख रहे होंगे, पहले हेडिंग है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद है हर एक जनरेशन में यूज की गई टेक्नोलॉजी और किस जनरेशन में क्या पढ़ना है आप लोगों को, वो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप लोगों को जनरेशन की कुछ बातें बताई जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने 5 जनरेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन जो बनाई गई है, इन सभी जनरेशन में अलग अलग काम किए गए हैं और अलग अलग कंप्यूटर बनाए गए। जैसे जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बनाया गया होगा, तो ऐसा है नहीं कि कंप्यूटर पहली बार में परफेक्ट तरीके से एकदम तैयार किया गया, एकदम वेल, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि ये आईटी की दुनिया है। इसमें कितनी भी चीज़ें परफेक्ट तरीके से बनाई जाएं, लेकिन उसमें हमेशा कुछ समय के बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है और उसको उस डिवाइस में लगाया जाता है जिससे उसकी विशेषताओं में, उस डिवाइस के फीचर में कुछ न कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर जब फर्स्ट टाइम बनाए गए थे तो उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, कुछ चीज़ों की अधिकता थी। तो अब हम इस जनरेशन में उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि भैया कि जनरेशन यानी कि हर एक जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज़ें प्रयोग की गई जिनसे कुछ पॉइंट्स जो हैं कंप्यूटर में कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई और कुछ चीज़ें घटा दी गई, और कौन कौन से किस किस प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि कंप्यूटर का जो जनरेशन बताया जाता है वो कॉमन रूप से 5 जनरेशन ही केवल बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 ही जनरेशन है। किसी किसी बुक में, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं और आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उन सभी बुक में आप लोगों को 5 जनरेशन के अलावा किसी बुक में 6 जनरेशन मिल सकती है, किसी बुक में हो सकता है 7 भी मिल जाए। तो आप लोग उसको पढ़ के देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जनरेशन जो है वो कॉमन रूप से 5 ही जनरेशन को बनाया गया है या बताया जाता है। 6 जनरेशन कैसे बताते हैं वो अभी हम इस टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे आगे। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए जितनी भी ऑथेंटिक बुक होगी किसी कोर्स से रिलेटेड होगा, स्पेशली जैसे ओ लेवल, ट्रिपल सी, DCA, DCA, PG, DCA, MCA, BSc IT, किसी से रिलेटेड जो बुक होगा बेसिक फंडामेंटल का, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर में केवल 5 ही जनरेशन को उसने डिफाइन किया होगा। जो मार्केट में ऐसे ही फर्जी तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही कंपटीशन के लिए अलग अलग बुक अवेलेबल हैं, उन बुकों में आपको शायद है कि देखने को मिले कि जनरेशन जो है वो 6 जनरेशन दिखाते हैं, लेकिन कॉमन रूप से कंप्यूटर के 5 जनरेशन है।
तो जिसमें पांचों जनरेशन का कोई अलग अलग नाम नहीं है कि जैसे शुभम, मनीष, सुरेश, ऐसा समथिंग कुछ ऐसे कुछ नहीं रखा गया है, बस उसका नाम ही है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताना चाहें, तो जिसमें हमने यहाँ पे देखिए उसका जनरेशन का नाम लिखा हुआ है और उस जनरेशन का टाइम पीरियड लिखा गया है, मतलब कार्यकाल। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे 1945 से 1954 के दशक तक यूज किया गया था उसको। उसके बाद उसमें फिर टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया, बदलाव लाए गए अलग अलग तरीके से, तो उसको सेकेंड जनरेशन में लिख दिया गया। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए यानी कि कार्यकाल पूछा जाए तो उसका 1945 और 1954 है। और जो टेक्नोलॉजी है फर्स्ट जनरेशन की, वैक्यूम ट्यूब है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से फर्स्ट जनरेशन को पूरा डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे अगर हम जनरेशन के टाइम पीरियड की बात करें, खासकर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है 1945, तो ऐसा आप लोगों को हमने बताया कि मार्केट में जो बुक है उन बुकों में भी आप लोगों को 45 हो सकता है मिले, किसी किसी बुक में आपको 1942 भी मिल सकता है, किसी किसी बुक में 1946 भी मिल सकता है। तो इसको देख के भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए इन सब से क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में पुट अप होते हैं एग्जाम में। इससे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आएंगे टाइम पीरियड को लेकर। अगर आता भी है तो कभी, जैसे हमने बताया फर्स्ट जनरेशन का 1942 है, 1945 है और 1946 है, तो तीनों का भी ऑप्शन में एक साथ भी नहीं देगा। देगा तो कोई एक ही देगा, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको भी पता है, वो भी मार्केट से ही पढ़ के निकले हैं, तब वहां पे गए हैं, बना रहे हैं, तो उनको भी पता है भैया मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें इस तरह की कंडीशन है, अलग अलग जनरेशन का टाइम पीरियड बताया जाता है, तो वो किसी एक ही जनरेशन को उसमें मेंशन करते हैं, ना कि तीनों ऑप्शन में दे देंगे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए आप लोग। अब आगे चलिए, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है तो 1945 1954, आप लोग 1-2 साल के अंतराल को याद रखिएगा, 42 46 जो भी है। और फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब। अब अगर जनरेशन बताया जाए, अब फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें थी, इन सभी को पढ़ने के लिए, बताने के लिए और याद रखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ, मेंशन किया है। देखिए सम पॉइंट्स मतलब कुछ पॉइंट्स, जिसमें हमने लिखा है साइज, कास्ट, स्टोरेज, स्पीड, लैंग्वेज, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी जनरेशन की बात करें या कंप्यूटर की बात करें या किसी भी मशीन की बात करें, तो एक मशीन के पास क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साइज क्या थी, कास्ट क्या था, स्टोरेज क्या था, स्पीड क्या थी, लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया था, हीट मतलब गर्म जो होता है, कोई भी मशीन हो, डिवाइस हो, हमेशा गर्म होगा काम करने पे, और इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज करता था, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए थियरी तो कहीं भी पढ़ के आप पा सकते हैं, याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ने से, बहुत ज़्यादा लेंदी थियरी अगर होगी तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं देखने के बाद थियरी को। तो इसलिए हमने पॉइंट्स को यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को लिख दिया है। अब इसको आप लोग चाहे थियरी बना लीजिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट्स को कि साइज क्या था, कॉस्ट क्या थी, स्पीड क्या था। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की साइज की बात की जाए, तो फर्स्ट जनरेशन का यानी कि जो पहला कंप्यूटर जिस समय बनाया गया था, उस कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ही ज्यादा लार्ज कह सकते हैं, वेरी लार्ज कह सकते हैं, एक कमरे जितना बड़ा हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। अब कहेंगे एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर, हाँ बनाया गया था। एक कमरे बड़ा जितना कंप्यूटर कहने का मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी
बड़ी सी उसकी मॉनिटर लगा दिए हैं, बड़ा सा सीपीयू उसमें यूज कर लिए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वायर या केबल लगा दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जो छोटी छोटी डिवाइसें यूज की गई थी, वो छोटी नहीं थी उस समय। जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है वो छोटे में आ रहा है, लेकिन पहले क्या था, वही मदरबोर्ड पे जो डिवाइसें लगाई गई हैं वही कमरे में रखी गई थी, वो बड़ी बड़ी डिवाइसें। तो इसलिए एक कमरे के जितना बड़ा कंप्यूटर कहने का मतलब ये कि उस कंप्यूटर को बनाने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी डिवाइसें लगाई गई थी सब उसी कमरे में रखी गई थी, कोई मदरबोर्ड टाइप की चीजें यूज नहीं की गई। तो इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो साइज होती है वो एक कमरे के जितना बनाया गया, यानी कि जहां पे कंप्यूटर की जरूरत थी उसी कमरे में, उसी कंपनी में, उसी बिल्डिंग में उसको स्टैब्लिश किया जाता था, बनाया जाता था। फिर इसके बाद यानी कि आपको पता चला फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर की साइज वो बहुत ज्यादा बड़ी, एक कमरे के जितना बड़ा। उसके बाद कास्ट की बात अगर करें, कास्ट मतलब यह पैसा कितना लगता है, तो पैसे की बात अगर की जाए मतलब आम आदमी उसको खरीद सकता था? बिल्कुल भी नहीं। उस समय कंप्यूटर बनाए गए थे, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी साइंटिफिक के लिए, अलग अलग प्रकार के जो बड़े लेवल पे काम करने के लिए उस समय कंप्यूटर बनाए गए थे। तो नॉर्मल यानी कि आम जनता के पास ये कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे अवेलेबल? क्योंकि भैया इतना महंगा बनाया गया था, इतना महंगा था कि आम जनता इसको नहीं सरवाइव कर सकती थी, इसको नहीं खरीद सकती थी, बहुत ज्यादा महंगा था। कहीं कहीं केवल ये कंप्यूटर यूज किए गए। तो ये रही कास्ट की बातें, मतलब बहुत ज्यादा कास्ट थी, कॉस्टली लिख सकते हैं आप लोग। स्टोरेज की बात अगर की जाए, देखिए जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है मतलब मेमोरी होती है वो दो टाइप की मेमोरी को बताते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे कि हमने बताया कि काम करने के लिए, सेकेंडरी मतलब कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन आप अगर परमानेंटली रूप से स्टोर करके रखना चाहें तो उसके लिए सेकेंडरी है। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर मेमोरी की बात करें तो भैया प्राइमरी की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, केवल काम करने भर का था। और सेकेंडरी मेमोरी की बात अगर की जाए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वहां यूज किया गया था मैग्नेटिक ड्रम, जिसका स्टोरेज बहुत ही ज्यादा कम था। तो इसमें क्या है कि स्टोरेज में दो स्टोरेज, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी और सेकेंडरी का भी स्टोरेज बहुत कम था। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कौन सी डिवाइस यूज की गई थी, तो आप बताएंगे मैग्नेटिक ड्रम। तो ये रहा स्टोरेज। अगर हम बात करें स्पीड की, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके काम करने की स्पीड क्या थी, तो उस समय जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम थी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन को आप करेंगे इस समय की अपेक्षा, जो इस समय कंप्यूटर है और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी, उनके कार्य करने की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज की बात की जाए अगर, तो लैंग्वेज का मतलब ये है, जैसे कि आप लोगों को हम बता दें कंप्यूटर जो है वो यूजर की भाषा मतलब हमारी भाषा नहीं समझता है। हमारी भाषा मतलब ABCD, हिंदी के अल्फाबेट या इंग्लिश के अल्फाबेट, कुछ जो नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है, इन सभी को कंप्यूटर नहीं समझता। वो केवल 0 और 1 को समझता है और इन्हीं दो सिंबल पर ही वो पूरे कार्य को करता है। तो इसका मतलब ये है। और एक चीज, कंप्यूटर की भाषा को, कंप्यूटर की लैंग्वेज को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो कहने का मतलब ये कंप्यूटर केवल 0 1 समझता है
और जो यूजर की भाषा होती है उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर में काम करने के लिए हम जो अपने सिंबलों का यूज करते हैं वो हाई लेवल में करते हैं। मतलब हमारा जो भाषा है, हमारा जो सिंबल है वो हाई लेवल को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर की भाषा लो लेवल रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0 1। तो उस समय कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें मशीन की भाषा में ही कार्य किए गए थे, 0 1 की भाषा, और कुछ हद तक असेंबली भाषा का भी यूज किया गया था। किसमें? इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज भाषा थी उसकी। मतलब आप मशीन की भाषा में कार्य करिए 0 1 पे, या फिर थोड़े बहुत हद तक असेंबली भाषा डेवलप की गई थी। अब ये क्या है अभी बताएंगे हम आप लोगों को। तो ये है मशीन लैंग्वेज। अगर हीट की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हीट। हीट की बात अगर करें हम तो हीट जो मतलब गरम, गर्मी, कोई भी डिवाइस हो, मशीन हो, आप लोग जानते हैं वो हीट तो होगा, क्योंकि वो एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी होती है। तो कोई भी मशीनें होती हैं, अगर उनको उन पे काम किया जाता है, वो चलाया जाता है, तो वो हीट उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया था बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब इतना ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट करता था कि वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक, अगर उनको बंद ना किया जाए तो बहुत ज्यादा हीट होने के कारण फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे हीट के कारण। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको हीट जनरेशन का नाम दे दिया गया। जैसे एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि भैया हीट जनरेशन किस जनरेशन को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो हीट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब आता है एक पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की खपत की बात यहाँ पे की जा रही है। तो मतलब भाई साहब, जब हमने बताया कि कंप्यूटर एक बड़े लार्ज, वेरी लार्ज में बनाए गए थे, एक कमरे के जितना बड़े कंप्यूटर बनाए गए थे, तो आप लोगों को अंदाजा लग सकता है इस बात का कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बिजली कम यूज करेगा कि ज्यादा यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है, बड़ी डिवाइस है तो ज्यादा बिजली का यूज करेगा। तो मतलब इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत करते थे। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स उसके। हाँ, एक पॉइंट और, ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन है इसमें एक पॉइंट और एक टेक्नोलॉजी, एक डिवाइस और यूज किया गया था, पंच कार्ड। पंच कार्ड की बात कर लेते हैं। पंच कार्ड बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ही यूज किए गए थे, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी में नहीं यूज किया गया। अगर पूछा जाए कि पंच कार्ड किस जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी, किस जनरेशन में यूज किया गया था, तो आप केवल फर्स्ट जनरेशन को बताएंगे, बाकी और किसी जनरेशन में इसका यूज नहीं किया गया। पंच कार्ड ये डिजाइन के लिए, डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर में लगाए गए थे फर्स्ट जनरेशन में। पंच कार्ड का मतलब जैसे कार्ड, वो कार्ड पे पहले से ही कुछ डिजाइन, कुछ मॉडल के रूप में होता था कार्ड। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है आपका, ये कुछ मॉडल इस पे पहले से डिफाइन है, बना हुआ है, प्री डिफाइंड मॉडल है इस पे। तो ये मान लीजिए आपका पंच कार्ड। अगर ये डिजाइन हमें क्या करना है, अगर बनाना है कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे, तो इस कार्ड को हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे, लगाते थे, डालते थे। तो इस पे जो मॉडल, जो डिजाइन में पंच कार्ड हुआ करता था, वही डिजाइन फिर से बनाता था। अगर दूसरा मॉडल आपको बनाना है, दूसरी डिजाइन तैयार करनी है, तो आप लोगों को दूसरा पंच कार्ड यूज करना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस पे पूछा जाए कि पंच कार्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें आप क्या बताएंगे? इनपुट डिवाइस। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि भैया कंप्यूटर को जिस डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन या डाटा दिया जाए, तो भाई ये मान लीजिए पंच कार्ड है, इस पे जो मॉडल है, जो डिजाइन है, वही डिजाइन तो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको एक।
इसका मतलब ये है कि ये पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के रूप में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पंच कार्ड, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि डिजाइन के लिए यूज किया गया था और ये इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया गया था पंच कार्ड। तो अभी तक जितने पॉइंट्स को हमने बताया ये सभी आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ही जुड़े हुए। तो अब अगर पॉइंट्स को इसमें लिखना हो, अगर आप लिखना चाहें, जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की साइज आप लिख सकते हैं वेरी लार्ज, बहुत बड़े हुआ करते थे। कास्ट में आप लिख सकते हैं कॉस्टली, मतलब महंगा हुआ करता था। स्टोरेज की बात करें, चाहे वो प्राइमरी की बात हो चाहे वो सेकेंडरी की बात हो, दोनों ही स्टोरेज क्या थे, कम थे, मतलब लेस, बहुत ही कम थे, वेरी लेस लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी के रूप में यूज किया गया था मैग्नेटिक ड्रम। यहाँ पे आप पॉइंट को बता सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था मैग्नेटिक ड्रम, यानी कि उसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते थे, लेकिन स्टोरेज बहुत ही कम था। स्पीड की बात अगर की जाए तो हमने बताया कि भाई बहुत स्लो काम करते थे, तो यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड को बहुत स्लो, वेरी स्लो या स्लो लिख सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज की बात अगर करें हम, तो हमने बताया कि इसमें भैया मशीन लैंग्वेज का ही यूज किया गया था और कुछ हद तक असेंबली भाषा का भी प्रयोग किया गया था आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। हीट की बात करें तो हमने बताया इसको हम हीट जनरेशन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मोर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता था और इसमें एक डिवाइस यूज किया गया था पंच कार्ड, डिजाइन बनाने के लिए, जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया गया था। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं या जो हमने बोला है, एक्सप्लेन किया है, उसको आप लोग लिख सकते हैं हिंदी में। इसको देखिए, पॉइंट्स बनाने का मतलब यह है कि आप लोगों को थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को देखकर ही आप थियरी बना सकते हैं। इतने तो आप लोग एलिजिबल होंगे ही कि थियरी बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम सेकेंड जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन की बात अगर की जाएगी तो अब आप लोग क्या, जैसे पॉइंट्स के आधार पर कंपैरिजन करा करके, जैसे फर्स्ट जनरेशन को आपने पढ़ा फिर सेकेंड को आपको पढ़ना है, तो दोनों ही टॉपिक का जो दोनों ही जनरेशन को अगर आप कंपैरिजन कराएंगे, मतलब तुलना कराएंगे, तो आपको खुद ही पॉइंट्स में जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्या सेकेंड जनरेशन में बढ़ाया गया होगा, क्या घटाया गया होगा, कौन सी नई चीजें यूज की गई हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया है, तो ये हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स आप खुद कंपेयर करके उसमें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे, देखिएगा, अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो पॉइंट्स वही रहेंगे। तो इस पॉइंट को अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। उसके बाद हम सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे। तो इसी जैसे मान लीजिए सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर होंगे उनका साइज फर्स्ट जनरेशन की तुलना में आपको क्या लगता है, कम किया गया है, यानी कि घटाया गया है या बढ़ाया गया है? तो इतना तो आप लोग खुद ही जान सकते हैं। जैसे कि इस समय आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर की साइज को घटाया गया। कॉस्ट मतलब पैसा, लागत जिसे कह सकते हैं। तो लागत की बात अगर की जाए तो लागत तो भैया कम किया गया है, क्योंकि आजकल के जो कंप्यूटर है वो हर एक आम इंसान के पास भी अवेलेबल है। तो उस समय भी कंप्यूटर की जो लागत है, जो कास्ट है, वो कम की गई थी। स्टोरेज की बात, अभी स्टोरेज तो कम किया नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि स्टोरेज को बढ़ाया गया होगा, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड भी बढ़ाई गई है। लैंग्वेज की बात की जाए तो अब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज को बढ़ाया दिया गया, बढ़ाया नहीं गया। हाँ, जो कंप्यूटर में हम लोग
उसी की भाषा पे काम कर रहे थे। अब हम सेकेंड जनरेशन से कुछ हाई लेवल पे ही काम करने लगे थे, हाई लेवल लैंग्वेज पे काम किए थे हम लोग, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, इन सब टाइप के जो लैंग्वेज बनाए गए थे हाई लेवल, वो सेकेंड जनरेशन में बताए जाते हैं। हीट की बात अगर की जाए तो हीट तो खत्म हुआ नहीं है सेकेंड जनरेशन में, आज भी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो हीट तो कम होता खत्म नहीं है, हीट को कम किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम यूज करेगा। पंच कार्ड की अगर बात करेंगे तो जो पंच कार्ड है ये केवल हमने बताया कि केवल फर्स्ट जनरेशन तक ही यूज किया गया। तो जैसे कि पॉइंट्स का कंपैरिजन करा के आप लोग इसमें बता सकते हैं साइज जो है यहाँ पे लेस देन यानी फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम, यानी लेस देन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम किया गया है, या आप लिख सकते हैं डिक्रीज किया गया। डिक्रीज मतलब कम किया गया है। कास्ट ये भी कम किया गया, यानी कि लेस देन फर्स्ट जनरेशन। स्टोरेज की बात की जाए तो ये भैया तो इसको तो बढ़ाया गया है, मोर देन, या सीधे आप लिख सकते हैं इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया गया है स्टोरेज को, स्पीड को भी बढ़ाया गया है। इंक्रीज आप लिख सकते हैं पॉइंट में। लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो हमने बताया कि जैसे कोबोल है और फोर्ट्रान है, इन सब जैसे कुछ दो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किए गए, उस पर काम किए गए। हीट की बात की जाए तो लेस किया गया था, लेस देन फर्स्ट जनरेशन आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम की गई मतलब लेस देन फर्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स को कंपैरिजन करा करके हर एक पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट जनरेशन को आपने डिफाइन किया तो उसके कंपेयर में आपने सेकेंड जनरेशन को बताया, उसके पॉइंट्स को आपने डिस्कस किया। फिर अगर थर्ड जनरेशन की बात करनी हो तो आप सेकेंड जनरेशन से मैच कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। फिर अगर फोर्थ की बात करनी हो तो थर्ड से कंपैरिजन करा लीजिए, फिफ्थ की बात करनी हो तो फोर्थ से कंपैरिजन करा लीजिए, या ऊपर के बाकी सभी कंप्यूटर जनरेशन से कंपैरिजन करा सकते हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं। तो इस आधार पर हर एक पॉइंट्स को, हर एक जनरेशन को हम लोग मेंशन करके डिस्कस कर सकते हैं, या पॉइंट्स को। अब देखिए जैसे आपने देखा कि क्या चीजें घटाई गई, क्या चीजें बढ़ाई गई सेकेंड जनरेशन, तो वही जो जो पॉइंट्स आपने कहा कि ये बढ़ा है, ये घटा है सेकेंड जनरेशन में, वही पॉइंट्स नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, तो वो सभी पॉइंट आपके जो घट रहा है वो घटा दीजिएगा नीचे तक, और जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे साइज है कम किया जाएगा, कास्ट है ये भी कम किया जाएगा, और हीट है ये भी कम किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है ये भी कम किया जाएगा। तो वो जहाँ से कम हुआ है थर्ड में भी कम किया जाएगा, फोर्थ में भी कम किया जाएगा, और फिफ्थ जनरेशन में भी कम किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे स्टोरेज की और स्पीड की, तो स्टोरेज स्पीड आजकल की जो जनरेशन है वो हर एक यूजर यही चाहता है कि भैया कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज मिले हमको, ताकि हम भारी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकें, उसमें हम काम कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टोरेज और स्पीड जो कंप्यूटर की है उसको बढ़ाया गया है। आज तक या इसके आने वाले समय में भी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाया जाएगा, और बाकी जो पॉइंट्स हमने कहा उन सबको कम किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने बताया सेकेंड जनरेशन के बारे में।
अब अगर थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 1965 से 1974 यहाँ पे लिखा गया है, और थर्ड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकेंड का जो हमने बताया था ट्रांजिस्टर। तो अब ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे सेकेंड जनरेशन में अगर ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड और उसमें यूज की गई टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर। लेकिन एक बात और है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जब लगाया गया तो वैक्यूम ट्यूब को उसको हटा दिया गया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर दोनों नहीं लगाए गए, केवल ट्रांजिस्टर ही लगाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर। इसके बाद थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था। तो अगर थर्ड जनरेशन के पॉइंट्स की बात की जाए तो वही हमने कहा कि कंपैरिजन करा के आप बता सकते हैं, जैसे साइज भी कम किया गया, कास्ट भी कम किया गया, स्टोरेज को बढ़ाया गया, स्पीड को बढ़ाया गया, लैंग्वेज में और भी हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। हीट मतलब जो हीट जनरेट होता करता है कंप्यूटर, गर्म होता है, कम किया गया, मतलब कम हीट जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करे। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को थर्ड जनरेशन में भी आप बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ये है कि एक ऐसी सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसे कह सकते हैं, पाथ कह सकते हैं, जिसको एकीकृत कर दिया गया है। एकीकृत करने का मतलब ये है कि एक छोटी सी चिप में, एक छोटी सी चिप कह सकते हैं, आईसी एक चिप ही होती है, तो उस आईसी में सारे डिवाइसों को कंट्रोल करने का सारा कंट्रोल दे दिया गया था। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग पहले बेसिक फ़ोन यूज़ किए होंगे, या जो स्टार्टिंग में मल्टीमीडिया फ़ोन चले थे स्मार्टफोन के, पहले नोकिया, सैमसंग या अलग अलग कंपनीज का, चाइना का, तो अगर आप लोग उसमें देखे होंगे तो उसमें एक ही शिकायत आपको मिलती रही होगी कि भैया डिस्प्ले आईसी जल गई है, नेटवर्क आईसी जल गई है, चार्जिंग आईसी जल गई है। तो ये जो बार बार आईसी का यूज किया गया था, जलने की बात हुई, तो उस डिवाइस को पर्टिकुलर, जैसे डिस्प्ले, तो उस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, उसके काम को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगा दी गई, ताकि अगर मान लीजिए वो आईसी वहां पे ना लगाई गई होती तो सीधे हमारा डिस्प्ले जलता या डिस्प्ले खराब होता। तो इसका मतलब ये है कि उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस और लगा दी गई थी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सारे डिवाइसों को इंटीग्रेट किया गया था एक ही बोर्ड पे। तो कहा क्या गया इस चीज को, जो आईसी बनाया गया वो हर एक डिवाइस को, तो कहने का मतलब अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है हमारे डिवाइस में, उसमें, तो हमारा डिस्प्ले सेफ रहेगा, लेकिन उसकी आईसी जो है वो खराब हो सकती है। तो वही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, आईसी में, जैसे अगर आईसी की बात की जाए तो जो, जिसे आप इसके पहले वाले सेकंड जनरेशन में आपने ट्रांजिस्टर कहा, तो उन्हीं ट्रांजिस्टर से ही आपकी आईसी बनी होती। कई लाख ट्रांजिस्टर मिल करके एक आईसी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक पॉइंट इसको इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग कि एक आईसी जो है वो कई लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करता है। मतलब आप जहां कई लाख ट्रांजिस्टर लगाएंगे वहां पे एक ही आईसी लगा करके आप अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। तो ये है पॉइंट इसमें। तो ये थर्ड जनरेशन का है आईसी टेक्नोलॉजी वाला पूरा। आप लोग उसको याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि सबसे जनरेशन में जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो केवल टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को हमने थर्ड जनरेशन में आईसी बताया है, तो फोर्थ जनरेशन की अगर बात करेंगे आप लोग, तो इसका जो टाइम पीरियड हमने बताया है 1975 से आज तक, यानी टुडे, जिसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है VLSI और ULSI। इसका मतलब होता है, हम आप लोगों को यहाँ पे इसका पूरा नाम बता रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI और
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बाकी पूरा पॉइंट हम वही लिखेंगे। वी से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यू से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए अब ये VLSI और ULSI क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे इसमें काम किए गए हैं। जो आपका VLSI और ULSI होता है इसको फोर्थ जनरेशन में नाम दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर का। तो यानी कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन की टेक्नोलॉजी है या किस जनरेशन में यूज किया गया था, बनाया गया था, डेवलप किया गया था, तो आप लोग बता सकते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, चौथे जनरेशन की। तो कहने का मतलब ये है माइक्रो प्रोसेसर के लगाने से क्या बदलाव हुए, कंप्यूटर की साइज बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई, उसकी स्पीड और भी बढ़ा दी गई, बिजली बहुत कम यूज करता था, बहुत कम गर्म होता था। तो कहने का मतलब हर एक पॉइंट को इस तरीके से आप कंपेयर करा लीजिएगा। लेकिन फोर्थ जनरेशन में अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप किए गए थे। HLL हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप हाई लेवल लैंग्वेज शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो किस जनरेशन में डेवलप किए गए थे, बनाए गए थे, तो नॉर्मली आपने देखा कि सेकेंड जनरेशन से ही यूज किए गए थे। लेकिन ये फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज बनाए गए थे, जैसे सी लैंग्वेज, जावा, .NET, PHP, अलग अलग बहुत सारे होते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज, इस पे हम काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कई सारे हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल लैंग्वेज बनाए गए थे फोर्थ जनरेशन में। टाइम पीरियड भैया 1975 से आज तक, टुडे मतलब आज तक, मतलब हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, डिवाइसें यूज कर रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी ही है। उन सभी में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। उसी माइक्रो प्रोसेसर को हम यहाँ पे नाम देते हैं VLSI और ULSI का। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये है जो आपका माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया, एक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कई करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करता है। जैसे आपने आईसी को कहा कि एक आईसी कई लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करते हैं, उसी प्रकार आपका एक माइक्रो प्रोसेसर कई करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजिस्टर लगे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उस चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक छोटी सी चिप होती है। आप लोगों को हम दिखाएं अगर माइक्रो प्रोसेसर, तो इसी को कहते हैं, यहाँ पे देखिए यही है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान से देख लीजिए आप लोग इस माइक्रो प्रोसेसर को, जिसे हम CPU कहते हैं। कंप्यूटर का CPU मुख्य रूप से यही होता है। देख लीजिए आप लोग, ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, इसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, VLSI और ULSI। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों ने देखा, मतलब एक छोटी सी चिप है, यही CPU है कंप्यूटर का। अब देख लीजिए, ये जो है कई करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करता है। उसका मतलब ये है कि देखिए इस कंप्यूटर की सारे काम को, मतलब जितने भी काम थे, पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इसी चिप में डाल दिया गया और इसी का नाम रख दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। अब सोच लीजिए, एक छोटी सी चिप जिसके अंदर सारे काम को करने की कैपेसिटी डाल दी गई, सारे काम यही कर रहा है कंप्यूटर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती, कई करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर ये कार्य करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर।
तो इस तरीके से अगर हम आप लोगों को बताएं माइक्रो प्रोसेसर की बात, तो वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल का मतलब ये है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब इसका जो इंटीग्रेशन किया गया, एकीकृत यानी एकीकरण किया गया, वो केवल भारी मात्रा के आपके जो ट्रांजिस्टर मिला करके इसको बनाए गए, वो एक ही छोटी सी चिप के बराबर बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अल्ट्रा लार्ज, बहुत ही कह सकते हैं कि वेरी लार्ज स्केल से भी क्रिटिकल है आपका अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। इसमें और भी ज्यादा छोटे छोटे मात्रा में इंटीग्रेशन किया गया। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फोर्थ जनरेशन का है कंप्यूटर की, जिसे सीपीयू चिप बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है। कंप्यूटर के सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इसी एक छोटी सी चिप में ही डाल दी गई। कंप्यूटर में सारे काम को यही एक छोटा सा चिप करता है। इसके बाद है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें हम, तो यहां पे हमने लिखा फ्यूचर और यहां अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अभी इस पे काम चल रहा है, इन फ्यूचर ये आएगा। लेकिन काम चल रहा है का मतलब पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर आ भी गया है, हम लोग यूज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कभी, लेकिन काम तो चल रहा है अभी ना, अंडर डेवलपमेंट है, पब्लिक रूप से लॉन्च नहीं किए गए। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हम इसको इन फ्यूचर या फ्यूचर लिख सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड अभी हमारे भविष्य में आने वाला है। तो सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज किया जाएगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, बनावटी, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि, सोचने की क्षमता जो हमारे पास है, बाकी दुनिया में और किसी डिवाइस या मशीन में नहीं, क्योंकि उसको हम बना रहे हैं। हम जो हैं वो नेचुरल इंटेलिजेंस है हम लोगों का, मानव जानवर का। लेकिन जो अब पांचवी जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे या बनाया गया है, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, कृत्रिम, जो मानव निर्मित होती हैं चीजें, डिवाइसें, उनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, इंटेलिजेंस मतलब है बुद्धि, दिमाग। यानी कि अब जो कंप्यूटर पांचवी जनरेशन के होंगे, उनके पास खुद के सोचने समझने की क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, एक इंसानी दिमाग होगा उनके पास भी, मतलब इंसानी दिमाग नहीं कह सकते हैं, इंसान की तरह दिमाग होगा उनके पास। जैसे हमारे अंदर एक फीलिंग है, हर एक चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर करते हैं? नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन पांचवी जनरेशन का जो कंप्यूटर हमारा बनाया जा रहा है, बन भी गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक रूप से लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, आपके पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, उनके पास खुद का एक दिमाग होगा, लेकिन वो दिमाग आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल नहीं होगा, मानव निर्मित होगा। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें, तो आप लोगों ने एक सुना होगा रोबोट, स्वचालित मशीन जो होती है। तो कहने का मतलब ये है, अब ऐसा अगर पूछा जाए कि रोबोट किस जनरेशन में बनाया गया था, तो रोबोट आपके फोर्थ जनरेशन में बनाया गया, लेकिन दोनों में अंतर होगा, फोर्थ जनरेशन के रोबोट में और फिफ्थ जनरेशन के रोबोट में। फोर्थ जनरेशन तक जितने कंप्यूटर हैं, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी डिवाइस है, उन सभी को काम करने के लिए यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हम अगर जो कुछ भी देंगे
तभी वो काम कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ में और फिफ्थ में हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों के लिए है कि मान लीजिए राम है और श्याम है। राम के पास फोर्थ जनरेशन का रोबोट है, श्याम के पास फिफ्थ जनरेशन का रोबोट है। राम मान लीजिए दोनों लोग काम कराने के लिए उसको रखे हैं। अब राम को जितना भी काम उस रोबोट से लेना होगा, यानी फोर्थ जनरेशन वाला जो रोबोट है, राम भैया उसको बताएंगे, पहले से ही चीजें सेव कर देंगे उसके अंदर कि क्या क्या काम आपको करना है। जितना उसके अंदर सेव रहेगा उतना ही काम कर सकता है राम वाला जो फोर्थ जनरेशन का रोबोट है। लेकिन श्याम के पास जो है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हमने बता दिया, एक दिमाग होगा उसके पास। तो जिसके पास दिमाग होगा उसको अपने आप से भी काम करता है, जैसे हमारे पास है, आप लोगों के पास है। सब हम अपने मन से काम कर रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, क्या हमारे अंदर कोई मशीन है? सारी चीजें सेम है, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं बार बार आपके सामने, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उस फोर्थ जनरेशन के पास दिमाग नहीं है और फिफ्थ जनरेशन के पास एक दिमाग होगा। तो अब आप कंपेयर करा लीजिए। मान लीजिए दोनों रोबोट मार्केट में सब्जी खरीदने जाते थे। उसका मालिक जो था राम, फोर्थ जनरेशन वाले को उसने दिखा दिया, भैया ये सब्जी की दुकान है, ये रास्ता है, यही सब्जी के मालिक हैं दुकान के, इन्हीं से आपको सब्जी लेना है। रोबोट पहचान लिया, सारी चीजें अपने अंदर सेव कर लिया। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वाले को ऐसा करने की जरूरत नहीं। उसके अंदर पहले से दिमाग है, वो जानता है सब्जी क्या है, क्या कैसी चीजें। इसके बाद मान लीजिए दोनों रोबोट जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, जाते हैं लेके आते हैं, जो भी काम करते हैं। मान लीजिए किसी कारण बस किसी दिन दुकान बंद हो गई सब्जी की, जिससे वो रोबोट सब्जी खरीदता था फोर्थ जनरेशन वाला। अगर वो दुकानदार नहीं है, वहां पर दुकान नहीं है, बगल में भले दूसरे सब्जी की दुकान, लेकिन वो वहां से उसको खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी उतना ही पता था, उतना ही बताया गया था कि आपको सब्जी यहीं से लेना है। अगर उसने नहीं बताया कि यहाँ ना मिले तो यहाँ से लीजिए, तो वहां से वापस चला आएगा फोर्थ जनरेशन वाला जो रोबोट होगा, यानी कि कंप्यूटर, वहां से वापस आ जाएगा, लेगा नहीं, क्योंकि उसको उतना ही बताया गया काम करने के लिए। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर या रोबोट होगा, अगर दुकान बंद मिलेगी उसको तो बगल वाले से लेगा, वहां भी नहीं मिलेगी तो दूसरे मार्केट में जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से वो सब्जी लेके आएगा। क्योंकि वो उसके पास दिमाग है, वो फील करेगा, सोचेगा कि अगर लेके नहीं जाएंगे तो हमारे श्याम भैया खाएंगे क्या। तो इस तरीके से फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो कंपैरिजन है, आपने देखा कि मतलब पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं उनके पास दिमाग होगा, काम करने के लिए अलग अलग प्रकार से वो काम को कर सकते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं काम करते हैं। तो इस तरीके से, और पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर होंगे इंटरनेट बेस्ड होंगे, मतलब उनको दुनिया की सारी भाषाएं आती होंगी, दुनिया के सारे काम आते होंगे, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट के जरिए ही वो अपना सारा काम करते हैं और करेंगे। किसी भी भाषा में बात करना हो, कोई भी काम करना हो, वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये है आपके पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर। तो इस तरीके से जनरेशन के बारे में हमने यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं। बाकी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो जनरेशन से रिलेटेड होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं भेज देंगे आप लोगों के पास में जनरेशन का। बाकी जितना हमने बताया आप लोग थोड़ा सा केयरफुली उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, तो जैसे 6 जनरेशन कैसे बताते हैं इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। जैसे 6 जनरेशन बताने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फोर्थ जनरेशन में VLSI ULSI दो है, वो दोनों फोर्थ में ही थे, लेकिन कुछ महानुभाव करते क्या है कि इसको चौथे में रखते हैं लेकिन ULSI को पांचवें में रखते हैं और पांचवें को उठा के छठवें में रख देते हैं। तो ऐसे इस प्रकार बनता है 6 जनरेशन। तो ऐसा आप लोग जानते रहिए। बाकी कंप्यूटर के कॉमन रूप से 5 ही जनरेशन होंगे।
तो इस तरीके से जनरेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। तो आप लोगों ने आज पढ़ा जनरेशन। बाकी का अगले टॉपिक में आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। आपका जो अगला टॉपिक होगा, तो जनरेशन को आप लोग थोड़ा ध्यान से केयरफुली आप लोग देखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा रेयर केस में क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल पार्ट में दे देगा या कुछ जनरेशन से एक दो जनरेशन का पूछ लेगा, ये जनरेशन क्या है, कुछ इस टाइप से। तो जितना हमने बताया आप लोग उतना देखिएगा। हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बुक का भी यूज़ करिएगा, जितना भी टॉपिक बताया जाए बुक में एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही जनरेशन। बाकी के अगले टॉपिक में तो बने रहिएगा। ऑनलाइन तरीके से आप लोग यूट्यूब पे चाहे व्हाट्सएप के लिंक पे आप लोग देखते रहिएगा।